जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन को वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। मतलब कार्बन ये हो गया, इसके किसकी वायु में जलाते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने अभिकारक हैं? दो। यहाँ पे कितना उत्पाद बन रहा है? एक बन रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। धावन सोडा के एक अणु में जल की अणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो सबसे पहले धावन का हम सूत्र लिखते हैं। तो धावन का जो सूत्र होता है Na2SO4 10H2 10H2 होता है। तो ये बताइए धावन, अब इससे मालूम चल गया होगा कि धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? 10 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि H2SO4 विलयन का पीएच मान है। तो सबसे पहले जो H2SO4 है ये है अम्ल। क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। और अम्ल का जो पीएच मान होता है, क्या होता है? पीएच मान। वो पीएच मान क्या होता है इसका? 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगर यहीं पे क्षार होगा तो क्या होगा? क्षार। तो क्षार का जो पीएच मान होता है, पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? H2SO4 का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। जो भी अम्लीय होगा उसका पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंड जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों धातुएं जो होती हैं, ठीक है, ये दोनों धातुएं होती हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं? बाहर निकालती हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सोडियम को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व कहलाता है अधातु, धातु, उपधातु, अनिष्क्रिय। तो ध्यान रखिए, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो अधातु। और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं? धातु। तो ऑप्शन देखिए 7 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 7। तो जिसके बाहरी कक्षा में 7 होंगे वो क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक बंध है, 7 सहसंयोजक बंध है, 8 सहसंयोजक बंध है, 9 सहसंयोजक। तो पहले CH2 को तोड़ करके थोड़ा लिखते हैं। C कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है। यहाँ पे 4 बैलेंसी पूरा करते हैं हाइड्रोजन से। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इसका विचार करते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। देखिए गिनिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने होंगे? कितने कितने सहसंयोजक बंध होंगे? तो 7 होंगे। कितने होंगे? 7। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 7 होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण होता है। तो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर सही कौन है? बी। पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में होता है। कहां पे होता है? यकृत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लूकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में क्या होती है? संपन्न होती है।
क्या होती है, कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 से 75 बार, 72 से 80 बार, 60 से 70 बार, 75 से 78 बार। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 से 75 बार क्या होता है, धड़कता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखिए, मनुष्य में जो वृक्क है वह उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिलम में या इन सभी पर। तो ध्यान रखिएगा कि पत्तियां में कलियां होती हैं वो ब्रायोफिलम में क्या होती हैं, विकसित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है XY होता है। क्या होता है, XY। वही महिला में पूछेगा तो महिला में पूछेगा तो XX हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वह XY होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र अनंत के बीच। ऑप्शन सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ऑप्शन डी, कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह अभिसारी लेंस की फोकस दूरी, यदि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इस लेंस की क्षमता होगी +2D, -0.2D, +5D या -5D। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। एक सूत्र होता है फॉर्मूला क्षमता का, P बराबर 100/F। 100/F। P क्या है, क्षमता, F क्या है, फोकस दूरी। तो 100, फोकस दूरी कितना दिया है, 20 रख देंगे। तो 20 × 5 = 100, कितना हो जाएगा, 5। और चूंकि अभिसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, ये होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है पॉजिटिव में ली जाती है। किसमें होती है, पॉजिटिव। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, +5D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए जो हमारा प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। क्या बनता है, रेटिना के पीछे। यही आपसे पूछ देगा कि निकट दृष्टि दोष, क्या पूछ दे, निकट दृष्टि दोष के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। ठीक है ना, ठीक है। अगर हमारे आंख में कोई दोष नहीं है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम का नियम सत्य है। ऑप्शन ए, केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए। तो ध्यान रखिए, जो ओम का नियम होता है केवल धात्विक चालकों के लिए ही होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ध्यान रखिए, ओम सेंटीमीटर, ओम प्रति सेंटीमीटर या वोल्ट। तो ध्यान रखिए, ओम का जो मात्रक होता, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक विद्युत चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है पीतल, मुलायम लोहा, एल्युमिनियम, स्टील। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी चुम्बक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है मुलायम लोहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हानिकारक ओजोन पाई जाती है।
सप्ताप मंडल में, मध्य मंडल में, क्षोभ मंडल में, अयन मंडल में। तो ध्यान रखिएगा जो हानिकारक ओजोन होती है वो पाई जाती है क्षोभ मंडल में। कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH, यहाँ पे बनना है CH3COONA। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनेगा तुम्हारा Na हो गया, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे हम क्या लेंगे? CH3COOH लेंगे। क्या लेंगे? C3। अब दोनों जैसे ही क्रिया करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या? यहाँ पे से आपका बनेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से निकलेगा H। क्या निकलेगा? H। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा? यहाँ पे बचा यहाँ पे बचेगा CH3COO और यहाँ पे क्या बचा? सोडियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।